ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को लॉग आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े हो रहा था, वो पढ़ने के सामने रखेंगे। दो एंट्री स्कीम पे सिनेरियो में इकट्ठे हो रहे प्लीज। मान यार क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, किस तरह करता है यार, नहीं वो नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये सर स्टार्ट करें सर आगे। ये अपने वाले लाइट ऑफ करें, ऑन करेंगे। ये सर दो एंट्रीज होंगी बेटा, ऑन करना है लाइट को, क्या कर रहे हो? मैंने कहा लाइट ऑन कर दें। 19 अक्टूबर पे फर्नीचर परचेज हुआ, स्टार्ट कीजिएगा सर। 15 दिसंबर पे उसकी जी 15 दिसंबर पे उसकी पेमेंट हुई। 20 दिसंबर को सारे टेबल्स सेल भी होंगे। तो बेटा दो एंट्रीज हो गई हैं। अब जरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, हमने करना क्या था। एंट्रीज हमने लिखनी है, हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है, सही कह रहा हूं? तो आइए जरा इस सिनेरियो 1 के अंदर एक्सट्रैक्ट्स बना। सेल की अमाउंट बताएं। (31 दिसंबर 2007) एक्सट्रैक्ट्स बड़ा बनाने थे, एंट्रीज तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो मैंने सिर्फ दो एंट्रीज इसलिए लिखी थी, तो नहीं है, बाकी बात मैं भी करता। जी सर जी रेडी है, डाटा देखेंगे प्लीज। डाटा देखें सर क्वेश्चन। सिनेरियो 1 के एंगल से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बन रही है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा वाज ठीक है मैंने स्टेटमेंट बताइए फाइनल। जी सर जी, आपके ख्याल में कुछ आना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में? बेटा सीक्वेंस से चलें, क्या हो गया यार। सबसे पहले परचेजेस आती है, सारे टेबल सेल हो गए, तो क्या टेबल्स जिस प्राइस पे सेल हुए हैं, लेकिन अगर आप पढ़े डाटा तो हमें सेल्स कितने पे हुए टेबल, ये अमाउंट नहीं बताएगी। सर ये शुरू करें सर, क्या हो गया सर? मैं को क्वेश्चन अज्यूम कर रहा हूँ सर, प्लीज टेबल बिक गए सर, और सर ये टेबल बिक गए हैं सर इस साल। लाइन क्या कर रहे हैं? 20 दिसंबर को ऑल टेबल आर सोल्ड। कितने के बिके हैं ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो देयरफॉर आप फिगर नहीं लिख सके। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि सेल आनी चाहिए वैसे के बिके हैं, तो हमें क्या चीज नहीं पता, कितने के बिके। तो जो हम लिख सकते हैं वो लिखेंगे डेफिनेटली। सेल की अब इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट लिया है। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर है,
बहुत कुछ मिल जाना कैंडी अगर आपने कोशिश की तो। जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती कॉस्ट ऑफ सेल्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक है, क्या टेबल्स खरीदे इसी साल में? जी, ओपनिंग स्टॉक की अब इंफॉर्मेशन नहीं है। परचेजेस आती हैं इस वर्किंग, ढूंढे सही फिगर ढूंढे, बताएं। रुपीज इन थाउजेंड्स में 187 500, जस्ट मिनट, मिल रहा है डेटा? देन अगर अब रिक्वायरमेंट 1 हो रही है, होपफुली आप देख रहे हैं चीजें। अगर सारे टेबल सेल हो गए हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक बचेगा? सारे टेबल सेल हो गए हैं, तो क्या यही सारी परचेज फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स है? आइडिया तो डेफिनेटली यही है कि हमें सेल्स की अमाउंट पता होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन अब सेल की अमाउंट नहीं है, वरना हम शायद ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो सकती है। बाय ऑल परचेज इज इन कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, जो चीजें खरीदी थी वो बेचनी है, तो ये इनकी कॉस्ट यही है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह नहीं निकल सकेगा। क्यों? लेकिन आगे चलें, कोई और इन्फॉर्मेशन ऐसी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आनी चाहिए? देखें देखें देखें, डाटा पता है, सब कुछ आपको पता है। एक लॉस हुआ था, गेन था, लॉस, तो गेन ये अदर इनकम नहीं आता। अगर एक्सपेंस फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो तो फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो फॉरेक्स गेन कितना था? 111029, तो 31 दिसंबर 2017, सॉरी बेटा, अदर इनकम नहीं लिखा मैंने यार, मैंने कहाँ लिखा? अदर इनकम यही होती है। जी, एनीथिंग एल्स इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस? कोई हुक्म सर, हुक्म करें कैसे है, बताइए अमाउंट। फिर 15,000 उठाए, और आगे क्या कह रहा है? सर जी, पे परचेज प्राइस पे चीजें बेचते हैं। टेबल्स की क्वांटिटी अगर ना भी पता हो तो टेबल की सेल वैल्यू हमें चाहिए। तो टेबल्स बेचे कितने पे हैं हुक्म?
है बस। इस वक्त है बस। जस्ट एक सेकंड। तो पहले पता चल रहा था उधर से क्यों खुला आवाज आती है यार, ये सब चीजें ठीक आती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल से सोचना चाहिए। सोचा ये बेटा, सॉरी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बहुत ठीक है मेरे बीच में शायद आजकल अखबार में तो आ रहा है नेट का है। नहीं, यूट्यूब तो सही चलती है ना। नहीं मतलब वो तो सही चल रही है, इतना मसला नहीं है। तो फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई हो वो प्रॉब्लम है बस। ये जानिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हेडिंग लिखा है। इस तरह ना काइंडली कर रहे हैं जिस तरह के बच्चे सवाल पूछ रहे जा रहे हैं। मुझे कोई एतराज नहीं बेटा क्वेश्चंस पे, लेकिन ये मेरे साथ अभी क्या किया गया, ये जुल्म तो मना करें मेरे साथ। अकरम इंटरनेशनल प्लीज। लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ, प्लीज बेटा पार्टिसिपेट यार, बहुत सुस्ती, देखो फॉरेन करेंसी में फंस जाएंगे हम। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बस ये होना था जो हो चुका है, बाकी प्रेजेंटेशंस वगैरह रह गई हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31st December 17, रुपीज थाउजेंड्स, पूरा डाटा काइंडली देखें। हेल्प मी, क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ होगा? क्वेश्चन का डाटा देखें, क्या क्या हुआ ड्यूरिंग द पीरियड। सही वन चल रहा है अभी। क्या इस साल चीजें खरीदी गई, लेकिन क्या वो सारी चीजें बिक गई? तो क्या चीजें खरीदी और सारी अगर बिक गई तो स्टॉक में आएंगे? फिर स्टॉक में कुछ नहीं होगा। तो नॉन करंट एसेट्स में कुछ तरतीब से चले। नॉन करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में लायबिलिटी देखें जरा एक मिनट। एक पेबल हो गया था, लेकिन क्या पेबल ड्यूरिंग द ईयर ही सेटल हो गया? एनी रीमेजरमेंट, एनी ट्रांसलेशन ऑफ द बैलेंस शीट डेट, लायबिलिटी भी नहीं है। क्या क्या नहीं है? चीजें खरीदी थी, बेचने की वजह से स्टॉक भी नहीं है, और लायबिलिटी बनी थी लेकिन ड्यूरिंग द ईयर सेटल हो जाने की वजह से पेबल भी खत्म हो गए। और देखें कुछ आपके ख्याल में इस स्टोरी में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना हो। एक बैंक है, लेकिन बैंक और कैश के एंगल से जरा ध्यान में रखिएगा। लीज के एंगल से मैंने बताया था, बैंक का सिर्फ एक क्रेडिट हमारे पास है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मींस अगर लीज का क्वेश्चन है तो लीज के एंगल से आपने प्रेजेंटेशन दिखानी है, और अगर फॉरेन करेंसी का ही क्वेश्चन है तो इसमें फॉरेन करेंसी रिलेटेड। बाकी बैंक का डेफिनेटली कोई ना कोई बैलेंस आया भी होगा। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में आना, तो इट इज नॉट एज सच अ क्लोजिंग बैलेंस, मींस उसे बैंक की सारी ट्रांजैक्शंस हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ क्यों नहीं आ रहा? नाइदर देयर इज स्टॉक, ये थोड़ी सी बस लाइन लिखें अकॉर्डिंग टू डिस्कशन। स्टॉक भी नहीं बचा। नाइदर देयर इज स्टॉक इन हैंड, नॉट एनी पेबल। हुक्म करें कितना आ रहा है? बैलेंस है, ये क्रेडिट आ रहा है, बैलेंस इसको कहते हैं। ये सबको खुदा का नाम है, ये फिर डॉक्टर ही बनना है। बैंक ओवरड्राफ्ट कब होता है? जब रिसीट्स कम हो, पेमेंट ज्यादा हो। ये पेमेंट की इंफॉर्मेशन है, अब बैंक ओवरड्राफ्ट ना दे। कल तक अलाउ हो सकता है इस सवाल के जवाब अगर सोच के बताऊं।
सिनेरियो 2 देखा सर, पर पहले मैंने आपका जो शुक्रिया अदा करना है कि आप टाइम पे हैं, वो मैं भूल गया, लेकिन होपफुली ये शुक्रिया रोज अदा हो गया एक ही दफा। जी डी सेम क्वेश्चन, अब आप आगे चलें। देर आर 4 रिक्वायरमेंट्स, सेकंड सिनेरियो, 4 अल्टरनेट्स में डिस्कशन हो रही है, स्पीड अप ऑन। सेकंड सिनेरियो क्या सर, ऑल द टेबल्स वर सोल्ड ऑन व्हाट इज द ईयर, अब प्लीज मिस्टेक नहीं है, हिम्मत करना विदाउट वेस्टिंग टाइम। थर्ड फरवरी है, 18 है, ईयर एंड क्या हमारा, क्या वही एक्सचेंज रेट यूज होगा, पेमेंट डेट सेम है, देखे 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 देखे, पेमेंट डेट सेम है, यस सर यस सर, 15 दिसंबर फीस, पेमेंट डेट सेम है, इट मींस वो 2 एंट्रीज एज इट इज ओनली, so what is the only new thing, सेल बैलेंस शीट डेट के बाद हो रही है, तो जरा विजुलाइज करते हैं लिख के, ये चीजें जो रिक्वायर्ड है वो लिख के कर लेते हैं, हेडिंग्स बनाते जाए, सोचते हैं कि सेकंड सिनेरियो में हमारी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, अब डेफिनेटली अगर वो स्ट्रिक्ट मांग रहा है तो फिर हमें मजबूरन ये दोबारा दोबारा बनाने पड़ना। और स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस करना, प्रॉफिट लॉस हो, क्या अब सेल होगी, अब सेल आए 3 फरवरी मींस नेक्स्ट अकाउंटिंग, तो इस साल कोई सेल नहीं इन फर्नीचर आइटम्स की, कॉस्ट ऑफ सेल वैसे होनी चाहिए, लॉजिकली बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होगी, लेकिन बहरहाल एक वर्किंग जेन बना रहा, ओपनिंग स्टॉक तो अवेलेबल नहीं, परचेजेस होंगी, परचेजेस होंगी सर, लेकिन बेटा वो सारी परचेजेस एज इट इज क्लोजिंग स्टॉक में भी होंगी, क्योंकि अभी चीजें बिकी नहीं, तो परचेज के नीचे ही क्लोजिंग स्टॉक लेस भी हो रहा होगा, और कॉस्ट ऑफ सेल इज 0, वाई, जब सेल ही नहीं हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं, अब इस केस में सारी परचेजेस फिलहाल हमारे करंट एसेट्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो प्रेजेंट जरूर कर ले मेरे ख्याल, सेल तो ऑब्वियसली 0 होगी, तो बाकी जो मैं फिगर्स बोली हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में उसको प्रेजेंट कर ले। Purchases are not sold by the year end, therefore सारी purchase closing stock ठीक है, therefore cost of sale is now 0, अब ये नहीं कि है पता नहीं is 0 पता है, therefore obviously there is no gross profit, कब होता है जब चीजें बिक जाएं, ओके, लेकिन क्या फॉरेक्स एक्सचेंज गेन एज इट इज ही होगा, फिगर इज 11109 02 है, ये ऑनलाइन स्टोर सर आपकी पार्टिसिपेशन रखा करें, बिल्कुल स्लो नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी सर, बेटा क्या हो गया, ट्रांसलेशन किस चीज की होती है, पेबल्स और रिसीवेबल्स की, तो कौन सा आप पूछो,
किस दिन पेमेंट होगी? क्वेश्चन है बेटा सामने, क्वेश्चन तो सामने रखा। पेमेंट किस दिन होगी पेबल की? बैलेंस शीट डेट से पहले नहीं होगी। सेल की ट्रांसलेशन एज ऑन, किन चीजों की ट्रांसलेशन होती है तो जरा बोल। तो परचेज और पेमेंट से रिलेटेड प्लीज डेट सेम थी, सिर्फ क्या बदल रहा था? सेल की डेट चेंज हो रही है। तो 31 दिसंबर 2017 पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ अपीयर होना शुरू हो जाएगा इस हेडिंग में, करंट एसेट्स में, स्टॉक इन्वेंट्री बाय रुपीस 187,500। ये सिनेरियो नंबर 3 स्टार्ट करें। पेबल क्यों नहीं आ रहा? क्या पेबल सेटल हो गया इसे? अच्छा सॉरी, से याद है वो दो क्वेश्चंस किए थे सर, वो तो करने की नहीं, या वो ही रह गए हैं? फुरकान चेक करवा देना। नंबर 3, if all tables sold on, अब बेटा प्लीज सीरियस है, इसे आसान सी बहस कैसे हमने मुश्किल बना दी। if all the tables were sold on 15 December and were paid for by AIL on, अब प्लीज दोबारा देख लो क्या बदल रहा है। वैसे तो सेल डेट भी इस कंपैरेटिवली चेंज हो रही है, 20 की बजाय 15 कह रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर मींस सेल हो गई, लेकिन अब पेमेंट कब हो रही है? अब मेरा इसकी रिवाइज सिचुएशन में एंट्रीज लिखा, जल्दी जल्दी जल्दी। सेल डेट और पेमेंट डेट चेंज हो रही है। परचेज डेट बताएं क्या है? 19 अक्टूबर, वन चेंज डेटा, डबल एंट्री, परचेजेस डेबिट, पेबल क्रेडिट। दोबारा एक दफा सॉल्व कर लें, टेबल देख के 15 लाख डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 187,500। दोबारा सीक्वेंस में लिखते हैं सब कुछ। नेक्स्ट डेट बोला, पेमेंट के एंगल से प्लीज 3 फरवरी पे पेमेंट है, परचेज डेट है 19 अक्टूबर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडिडेट पार्टिसिपेट करें, तो जरूरत है ट्रांसलेशन डेट पर रुकने की। ट्रांसलेशन डेट इन दो डेट्स के दरमियान आती है। ट्रांसलेशन डेट किस डेट को बोला जाता है? ईयर पे क्या चीजें, क्या क्या रीमेजर होता है फॉरेन करेंसी के एंगल से? रिसीवेबल्स और पेबल्स प्लीज रीमेजर होते हैं। तो 31 दिसंबर 17 पे रुकने की वजह, पेबल सेटल होना है बैलेंस डेट के बाद, विच मींस हमारी बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी अभी आनी है। सही वर्किंग दोबारा देखें, बोर्ड पे करवाएं, पहले करवाएं करें पेंडिंग। बहुत मायूस कुन क्वेश्चन आप पूछते हैं। ये तरीका क्या है? बिल्कुल ठीक है। 15 लाख फॉरेन करेंसी उठाए, डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशन डेट का रेट होना है 0.0095। ओके, तो डिवाइड बाय 0.0095, आंसर कैंडी बताएं। 1,157 राउंड ऑफ करें, 895। व्हाट इज दिस? नहीं, व्हाट इज दिस फाइनली ट्रांसलेशन डेट पे ये क्या आ गया? ₹5 में, थाउजेंड्स में ये हमारी लाइब्रेरी की अमाउंट आ गई।
हमारी लाइबिलिटी ऑलरेडी कितने से रिकॉर्डेड है, कैसा लगा, कितने से हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो 9605 लाइबिलिटी बढ़ रही कम हो रही है, जॉनी स्टूडेंट्स को आवाज ठीक आ रही है, अपने कौन सा नेट लगा, वो नहीं चल रहा सही, ये बड़ा लाइबिलिटी बढ़ रही कम हो रही है, लॉस है गेन है, तो लेकिन लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो डबल एंट्री बताएं कैसे शुरू करो, पेबल डेबिट 29,605 एंड फॉरेक्स गेन बन रहे हैं, तो 1,78,500 रुपीज की लाइबिलिटी बैलेंस शीट डेट पे 157,895 रुपीज पे आ रही है, तो लाइबिलिटी कम हो रही है फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरेन करेंसी की वजह से। ओके सर, तो 15 दिसंबर को क्या हुआ था थर्ड सिनेरियो में, वो टेबल सेल हुए थे, तो टेबल सेल होने से क्या सेल हो गई, अब बेटा मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे नेक्स्ट कंपनी के बाद है, तो 3 फरवरी को फाइनली सेटलमेंट हो, आए अभी इस डिस्कशन की बेस पे रिवाइज एक्सट्रैक्ट्स बना, क्या हो गया फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बस ये बुक में मेरे ख्याल 1-2 दिनों में शायद अवेलेबल हो जाए, लेकिन चंद दिन रही पेजेस संभाल लीजिएगा, इसमें चीज आगे बुक में, लेकिन आज जो मिले नोट्स को संभाल लीजिएगा 2 दिन। ये फॉर्मेलिटीज का बड़ा याद रखनी है, इनके मार्क्स होते हैं शायद, बनवाएं से सेल्स होगी वैसे, सारी गुड्स की सेल हो, लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस का नहीं पता, कॉस्ट ऑफ सेल फाइनल कर, कॉस्ट ऑफ सेल्स का था ओपनिंग, जो कॉस्ट वाले हजरात हैं इसका ट्रेडिंग बिजनेस है, तो ठीक है फिनिश गुड्स ठीक है, लेकिन उस तरफ आगे ना निकलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ढूंढने लगे, नहीं ठीक है मैं भी ढूंढ रहे थोड़ी देर पहले, इस केस में परचेज होकर चीजें बिक रही हैं, इंपोर्ट होकर, तो 187,500, अब लिखा उसने ऑल, तो क्या ऑल इज सोल्ड मींस नो क्लोजिंग स्टॉक, सब जानते हैं खुद आ गई बस करिए यार, वो लाइबिलिटी की अमाउंट है या स्टॉक की अमाउंट, परचेज की अमाउंट है, क्या परचेज नहीं बिकना है ना करिए, परचेज ने ये सारी कॉस्ट ऑफ सेल ओके, एनी अदर थिंग इन दिस रिवाइज सिचुएशन, फॉरेक्स गेन कौन से वाला, ट्रांसलेशन वाला या सेटलमेंट वाला, कितना, 29,605 है गेन ही, लेकिन फिगर क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि अब ट्रांसलेशन डेट बैलेंस शीट डेट को हुई है, तो बैलेंस शीट डेट के करेंसी अमाउंट्स डिफरेंट थे, तो 9,605,
दीवानी को भी देना सकता है। अच्छा छोड़ देना जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसी स्टोरी की। इन रिक्वायरमेंट्स को बार बार आपके सामने रिपीट करने का मकसद ये है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लीज सोचना पड़ता है और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में सही चीजें जहन में आनी चाहिए। चीजें बिक जाने की वजह से स्टॉक नहीं आएगा, लेकिन लाइबिलिटी सेटल ना होने की वजह से पेबल आएगा, लेकिन पेबल एज ऑन आएगा। एज ऑन 31 दिसंबर 2017। बट जब जरूरत पड़ेगी सबके पास आ जाएगा, टेंशन ना लें। जी सर, रादर देन करंट एसेट्स सीधा कहा जाए करंट लायबिलिटीज में क्यों लिखें सर? इसे नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होगा 3 फरवरी, लेकिन अब पेबल आना किस अमाउंट पे इसमें? हमारी लाइबिलिटी फाइनली आफ्टर ऑल दीज एंट्रीज, आफ्टर ऑल द 2 एंट्रीज 151,895 पे आ गई इन टर्म्स ऑफ पार्क रुपीज 157,895। तो स्टॉक इज सोल्ड, लेकिन लाइबिलिटी इज टू बी सेटल्ड इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, देयरफॉर करंट टाइम। बहरहाल आई होप कि अब जेन में पिक्चर क्लियर हो रही है। ओके, प्लीज नोटेड। लास्ट रिक्वायरमेंट पढ़ा कर सकता, लास्ट रिक्वायरमेंट पढ़े। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का जरा बता दीजिएगा, लिखिए। सर जी कोई इशू है तो मुझसे पूछा करें, इस आपस में नहीं करनी। जी सर, एनी कंप्लेन सर? सर लास्ट रिक्वायरमेंट सर, लास्ट रिक्वायरमेंट की स्टोरी सुनाएंगे जरा पढ़ के अपने सीधा टेक्स्ट के एंगल से, एक एक करके जरा कोशिश करें। मेरे ख्याल है जुबानी भी हो सकता है। 75% टेबल सेल है 15 दिसंबर पे। 75% tables are sold on 15 December during the year. 25% being sold on 3rd February next year. All the tables were paid on first paid for by AIL on 3rd February. Let's try मेरे ख्याल ज़बानी। यानी अभी थर्ड सिनेरियो में आपने 2 एंट्रीज लिखी हैं। इस रिक्वायरमेंट के एंगल से देखें, क्या पेबल के एंगल से वो एंट्रीज फाइनल है? 19 अक्टूबर में परचेज है बेटा, और ट्रांसलेशन डेट आएगी दरमियान में, पेमेंट डेट वही 3rd फरवरी है। तो परचेजेज और पेबल के एंगल से तो वही एंट्रीज रहेंगी। अब पढ़े जरा 75 और 25। 75 25 से तो फर्क पड़ता है। अब सेल कितने की होगी? 75% प्रोडक्ट्स की। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ना रहा, परचेज अमाउंट बता दें। 1,87,500 मल्टीप्लाइड बाय 25%। एक मिनट करें, 4687 46,875, ठीक है 4685। ये आपकी क्या चीज है? मैंने 25 ये क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज आएगी 1,87,500, उसमें से ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस होके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपीयर हो जाएगा 25%, और बाकी 75% आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो जाएगी। तो फॉरेक्स गेन सेम रहेगा थर्ड रिक्वायरमेंट वाला, देखिए जरा इसमें या ट्रांसलेशन डेट वाला वो गेन सेम रहेगा, क्योंकि सेटलमेंट बैलेंस शीट डेट के बाद है, तो ट्रांसलेशन वाला गेन एज इट इज रहेगा। और फाइनली जरा बैलेंस शीट के एंगल से 25% क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा, और 100% पेएबल ऑन द बैलेंस शीट डेट अपीयर हो रहा होगा। तो मेरा ख्याल है रादर देन एंट्री स्टेटमेंट बना लो फाइनली, पॉइंट अप। कोशिश करें फाइनली खुद से बनाए, मैं भी लिख रहा हूँ लेकिन बाद में मैच करिए।
जी 75% रहेगा, क्या बनता? 1.06। ये फॉरेक्स गेन की अमाउंट बनेगी 496 का। ये एक फिगर करंट एसेट्स में आएगी अब, और करंट लायबिलिटीज में भी आएगी। 75% सोल्ड है, तो करंट एसेट्स में रिमेनिंग 46,875। करंट लायबिलिटीज 157,895। ये पेबल भी 75% हो जाएगा सर। अच्छा होगा सर, क्या हो गया? पेबल पे करने से कम होगा या चीजें बिकने से? चीजें बिकने से पेबल भी कम हो जाएगा, आपकी क्या होगी? पेबल की पेमेंट कब होनी है? 3 फरवरी को, क्या वो भी 75% पे हो गए? ये सर जो आपके पास नोट्स है, ये ठीक है जी, यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं करेगी? आप क्लियर हो गए? ये पेज नंबर 17 पे आएगा पीछे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में जो एंट्रीज हैं वो हम जब एग्जाम क्वेश्चंस इंशाल्लाह करना शुरू करें तो सब कुछ तरतीब से करें। फिलहाल इन क्वेश्चंस का मकसद ये था कि चंद चीजें जरा जहन में रिफ्रेश हो, तो हम एग्जाम क्वेश्चंस पे जब आते हैं तो इंशाल्लाह जो चीज एग्जामिनर को दिखानी है वो एग्जामिनर को दिखाएं, और जो एक्स्ट्रा लिख रहे होंगे वर्किंग्स में लिखें। पेज नंबर 17 पे सब चीज आएगी, डिटरमिनिंग द ट्रांजेक्शन डेट। ये कैंडी आपको एक दूसरा जो सेट मिले ना उसी का हिस्सा है, तो जरा स्टेपलर रख ले यार, और अब्दुलरहमान अपने पास एक स्टेपलर रखना, जाते हुए कैंडी इसको इकट्ठा स्टेपल कर लीजिएगा, यदि अलग-अलग हिस्से ना हो, और जिन तक अभी नहीं आया आ जाएगा, आ जाएगा इंशाल्लाह, ये हो जाएगा। ये सर डिटरमिनिंग द ट्रांजैक्शन डेट। आप ले आओ अपना, लो कैंडी में लो, जाते हुए स्टेपल लगा लेंगे। ये सर अभी तक ट्रांजैक्शन डेट का हमें क्या पता है? जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी, जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी वो ट्रांजैक्शन डेट है। सेटलमेंट डेट क्या है? इस दिन पेमेंट होगी। ट्रांसलेशन डेट क्या है? जो ईयर एंड है। और ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान में कोई डेट आ जाए ईयर एंड वाली, तो इस डेट पे फिर रिसीवेबल्स और पेबल्स ट्रांसलेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर एंड डेट जो अवेलेबल है। लेकिन अब आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में समटाइम ये ट्रांजैक्शन डेट को आइडेंटिफाई करना जरा मुश्किल हो जाता है। क्यों? तो एक स्टोरी पढ़ना शुरू करें। द फर्स्ट थिंग दैट पेन हाथ में रखने कोई चीज जहां जहां जरूरत पड़ेगी हाईलाइट करें। द फर्स्ट थिंग दैट मस्ट बी डिटरमिन्ड in a foreign currency transaction is the transaction rate. A general rule for the purchase or sale transaction is that the transaction date would be when the risk and rewards of ownership transferred from one entity to another means एक सेलर होता है, एक बायर होता है। तो कुछ पुरानी चीजें पहले ज़हन में लाए। अगर सेल हो रही है, सेलर के एंगल से सोचें,
सेलर सेल कब रिकॉर्ड करेगा और बायर अपनी परचेज कब रिकॉर्ड करेगा, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स उसके हो जाएंगे। जिस डेट पे सेलर के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होंगे, दिस इज द डेट जब बायर को रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हासिल हो जाएंगे। तो बायर अपनी परचेज कब रिकॉर्ड करेगा, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को मिल जाएंगे, और सेलर अपनी सेल कब रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ये बात तो ठीक है। तो हमने ये सेल और परचेज को रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के साथ हमेशा रिकॉर्ड किया है और हमेशा ही रिकॉर्ड करना चाहिए भी। अगली लाइन, for regular imports or export transactions, establishing the date that risk and rewards are transferred is complicated by the fact that goods sent to or ordered from other countries usually spend a considerable amount in transit. लेकिन बेटा प्रॉब्लम सपोज ये है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप सेलर, सत्यापन पूछा था मैंने, हम सेलर हैं, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बायर होंगे। हम सेलर हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, हम बाहर बेच रहे हैं। अब सपोज आप पाकिस्तान में हैं और आपका जो बायर है वो किसी फॉरेन कंट्री में, फॉर एग्जांपल जापान में, आप सेलर हैं और आपका बायर जापान। अब चीजों ने कहां से कहां जाना है, पाकिस्तान से जापान जाना है। अब बाई एयर भी चीजें जाती हैं लेकिन वो बहुत रेयर, बाई एयर बहुत कॉस्टली पड़ता है, बड़ी क्वांटिटी में अगर चीजें बेचनी हो तो बाय शिप जाते हैं। आपको ये डेट होगी, अगर फॉर एग्जांपल आप फर्दर हम पाकिस्तान के अंदर आ जाए, लेट्स अज्यूम अगर आपका बिजनेस अब लाहौर में है, अब बाय शिप अगर चीजें जानी है तो पहले गुड्स को लाहौर से कराची पोर्ट या गवादर पोर्ट वगैरह पे जाना है, फिर वहां से वो सी में इन ट्रांजिट चीजें जाएंगी, शिप चल रही है उसमें चीजें आपकी भी पड़ेंगी, उन्होंने कहाँ जाकर रुकना है, फिर जापान में वहां से ऑफ लोड होंगी, फिर वो जिस बायर के पास जानी है वहां से शिप से उतर के उसकी फैक्ट्री प्रेमिसेस उसके ऑफिस तक पहुंचनी। ये जो प्रोसेस है इसमें 15, 20, 25, 30 दिन लगना एक नॉर्मल सिचुएशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अगर सेल कर रहे हैं, चीजें हमसे पाकिस्तान से जापान जानी है, तो किस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हमसे ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या जब हम शिप पे लोड कर देंगे, या जिस दिन वो शिप जापान पोर्ट पे पहुंच जाएगी। अब सवाल ये पैदा होगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किस दिन ट्रांसफर होंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन पे, कॉमन वेज ऑफ शिपिंग गुड्स बिटवीन कंट्रीज। दो तरीके होते हैं गुड्स भेजने के डिफरेंट कंट्रीज में। पहले जस्ट वर्ड्स हैं, ये एग्रीमेंट्स का असल में नाम है, और इन एग्रीमेंट्स का असल में मीनिंग क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो दो वर्ड्स क्या लिखते हैं, नंबर 1 एक फ्री अबाउट एग्रीमेंट होता है, FOB जिसकी एक एब्रिविएशन है, और दूसरा है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, उसकी एक एब्रिविएशन CIF बेसिस। तो बेसिकली ये दो तरह से एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन द सेलर एंड बायर। तो FOB बेसिस एग्रीमेंट, ये लिखने के मतलब करूंगा, ये एग्रीमेंट्स के नाम, CIF बेसिस एग्रीमेंट। सेलर और बायर आपस में डिसाइड करते हैं बैठ के कि सेलर कब कंसिडर करेगा रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए, और देयरफॉर बायर कब अज्यूम करेगा वो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, क्योंकि दिस विल डिटरमिन द सेल एंड परचेज। जिस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाएंगे वहां से ऑनवर्ड्स सारे अगर खतरात हैं वो किसको ट्रांसफर हो जाएंगे। बस फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से एग्रीमेंट कर लें, बाकी इन टर्म्स का मीनिंग मैं बताता हूँ। अगर आप एग्रीमेंट कर लें कि जिस दिन पाकिस्तान से गुड्स शिप होंगी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाएंगे, तो देन जो इन ट्रांजिट सी ड्यूरिंग ट्रांजिट थ्रू द सी अप टू जापान, ये फिर इंश्योरेंस कौन करवाएगा। अगर हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए हैं व्हेन गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप इन पाकिस्तान, तो फिर रास्ते की इंश्योरेंस कौन करवाएगा, वो बायर करवाएगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट ये हुआ नहीं बायर का काम नहीं, जब तक मेरे तक चीजें नहीं पहुंचेंगी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आपके हैं, तो देन फिर वो रास्ते की इन ट्रांजिट इंश्योरेंस भी कौन करवाता है, वो फिर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो अब ये कब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होना है, ये एग्रीमेंट पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर एफओबी बेसिस पे एग्रीमेंट हुआ हो तो देन फिर क्या होता है, अब नेक्स्ट लाइंस में आना। अब थोड़ा सा लंबा सा लिखा हुआ लेकिन इसमें से की वर्ड ढूंढना हमने। इफ ट्रांजेक्शन इज अरेंज्ड ऑन, अच्छा इनके इटसेल्फ मीनिंग्स की जरूरत नहीं है, इन एग्रीमेंट्स में होना क्या वो हमसे रेलेवेंट है। तो इफ ट्रांजेक्शन इज अरेंज्ड ऑन फ्री ऑन बोर्ड, वर्ड तो बोलना है, फ्री ऑन बोर्ड मींस एफओबी बेसिस द सिचुएशन इज, अब आइए इसमें से मेन वर्ड्स होते हैं। Generally, as soon as the entity shipping the goods has delivered the goods to the port of departure and they have been loaded onto the ship, the risk of the remaining voyage suffer transfers to the entity that will be receiving those goods. ये port of departure का मतलब क्या होगा? Departure सर, अगली लाइन सर, the transaction date will be the date the goods are loaded onto the ship by the seller. बाकी सब कुछ अगर नहीं समझ आया, डिपार्चर का मतलब होता है जहां से जाना है, अराइवल, इस एंगल से डिपार्चर। अगर आपने लाहौर से कराची जाना है तो डिपार्चर कहां से होगा? कराची से नहीं, अराइवल होगा कराची, डिपार्चर अराइवल। तो सारी स्टोरी का क्रक्स एंड के बोर्ड वर्ड्स है जो सेकंड लाइन में। तो अगर एग्रीमेंट हुआ है एफओबी बेसिस, उसमें क्या फिर डिसाइड हुआ होता है कि जिस दिन सेलर पोर्ट ऑफ डिपार्चर पे गुड्स शिप पे लोड कर देगा, दैट इज द डेट व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड। तो देयरफॉर सेल वो रिकॉर्ड कर देगा और वो अपनी परचेज रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो भी कैसे करेगा, ये भी साइंस अभी क्वेश्चन करते हैं। एफओबी इसी तरह सीआई में ये समझ आ गया प्लीज। एफओबी जैसे एक एग्रीमेंट का नाम है, और अगर ये आपके सामने कभी क्वेश्चन में आए कि एफओबी बेसिस पे एग्रीमेंट हुआ हुआ, तो आपके जहन में क्या वर्ड्स आना चाहिए कि जिस दिन सेलर ने गुड्स लोड कर दी है शिप पे, उस दिन उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए हैं। अब आगे से ऑपोजिट फिर क्या हो सकता है, उसका नाम हो जाता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड ट्रेड। जनरली द एंटिटी शिपिंग द गुड्स retain the risk of the voyage until the goods arrive in the receiving port and then cleared through customs. Custom department से clearance के हवाले से भी होता है। Therefore, finally, the transaction date will be the date the goods are offloaded at a destination harbor. Destination समझ रहे हैं? Harbor port की वर्ड होता है। And are cleared through customs means simply and goods arrive at the buyer's port. तो रस्ते के इस केस में रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसके होंगे? अगर सपोज चीजें सही ना पहुंचे तो वो सेलर ही का नुकसान होगा। तो सेलर कब तक वेट करेगा अपनी सेल रिकॉर्ड करने के लिए? जब तक चीजें पहुंच के कस्टम से भी क्लियर ना हो जाए। तो ये भी सॉरी। तो ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम बाय सिंपल वर्ड्स। एफओबी बेसिस में रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर हो जाएंगे? आखिरी वाले कम से कम मेन वर्ड्स जरा एक दफा बोल के ध्यान रख लें। शिप गुड्स आर लोडेड ऑनटू द शिप बाय सेलर, सेलर ने शिप पे लोड करवा दी। और सीआईएफ बेसिस में when the goods are offloaded and cleared by custom at the destination harbor means बायर तक जब तक पहुंच जाए, बायर के मुल्क तक जब वो ना पहुंच जाए। अब डेफिनेटली इसमें अगर हम इस एंगल से देखें कि आप सेलर है पाकिस्तान में, तो कहाँ आपका रिस्क कम है, किस एग्रीमेंट में आपका रिस्क कम है, मतलब कहाँ आपको ज्यादा अरसे तक रिस्क एंड रिवॉर्ड अपने पास रखने पड़ रहे हैं? सीआईएफ बेसिस में। तो जनरली बड़ा पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ जनरली अगर हम चीजें बेचना चाहें तो हमारे से जो एग्रीमेंट दुनिया करती है वो सीआईएफ बेसिस पे करती है, और हमने अगर कोई चीजें खरीदनी हो तो हमसे अनफॉर्चुनेटली एफओबी बेसिस पे एग्रीमेंट होता है। ये का मतलब है क्या समझ रहा है इस बात से? ज्यादती कोई नहीं सर, हम डेवलपिंग कंट्री क्यों है, ये ऐसे ही होता है सर। माइट इज राइट अनफॉर्चुनेटली। अगर आप इस पोजीशन में हो तो क्या हमने कभी किसी को छोड़ा? तो हम जब इंशाल्लाह छोड़ना शुरू कर देंगे
तो रब हमारे लिए आसानी इंशाल्लाह जरूर करेगा। बहरहाल मेरी तरफ जरा देख के एफओबी बेसिस मीनिंग बता दो, इंग्लिश में नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। किसी ने बोला होगा, सही ही बोला होगा। सीआईएफ बेसिस किसे कहते हैं? तो हम मेरा क्वेश्चन ढूंढा कि नहीं, उसमें अकॉर्डिंगली सीआईएफ बेसिस एंड एफओबी बेसिस की इंशाल्लाह आपने होपफुली सही ट्राई की। कस्टम, आपने कस्टम ड्यूटी वर्ड सुना होगा। अगर हम पाकिस्तान में चीजें इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट्स वहीं पे बने, तो वो कस्टम ड्यूटी लेके फिर हमारी चीजें छोड़ते हैं। तो इसी तरह जब ये चीजें वहां जाएंगी तो एक तो पहले पहुंच जाएंगी, फिर कस्टम वाले भी इसे क्लियर करेंगे, तब नहीं, हम उसकी शायद कस्टम ड्यूटी तो पे नहीं करेंगे, लेकिन वो कहेगा जब तक कस्टम वाले भी क्लियर ना कर दें, क्योंकि पता नहीं हमारी चीजें सही भी पहुंची हैं, जो वही मंगवाई थी वही हमने भेजी हैं नहीं। कस्टम ड्यूटी पे करने की बात नहीं हो रही है, होपफुली इतना कोई जालिम बायर, लेकिन अगर होगा तो वो भी आपका एक्सपेंस है। लेकिन बात ये होगी कि वहां से पहुंच ना जाए, मतलब शिप जो है वो आके खड़ी नहीं होगी, अब उसमें से गुड्स निकलनी है, तो कस्टम वालों ने वेरीफाई करनी है, तो कस्टम वाले जब वेरीफाई भी कर देंगे तो देन वो कहेंगे अब हमारी गुड्स हमें मिल गई, और देन हम कह सकते हैं हमारी गुड्स अब सेल हो गई, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ सीआईएफ बेसिस और एफओबी बेसिस में, when the goods are loaded onto the ship, it is assumed कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड, फिर जो रास्ते में चीजों के साथ क्या हो वो पहुंचे ना पहुंचे, दैट इज नॉट द रिस्क ऑफ द सेलर इफ द एग्रीमेंट इज ऑन एफओबी बेसिस। ये सब लोग क्लियर है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देन बार उससे एक प्रैक्टिकली अगली बात लिखी हुई है, द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ द शिपमेंट डॉक्यूमेंट मस्ट हैव ऑलवेज बीन इन्वेस्टिगेटेड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल आपको सीएएफ बेसिस और एफओबी बेसिस का आइडिया होना चाहिए, बाकी इंशाल्लाह भी पसंद करते हैं। फिर देन डिटरमिनिंग सेटलमेंट डेट, वो बातें हो गई हैं, जरा एक दफा दोबारा पढ़ लें। द सेटलमेंट इज द डेट व्हेन अ फॉरेन क्रेडिटर इज, फुली वाली बातें भी आ गई हैं, पार्शली भी होगी तो इंशाल्लाह भी बात करते हैं, लेकिन पेमेंट डेट को करते हैं। लेकिन इसी को अगर हम उलट कर लें तो सेटलमेंट डेट आल्सो मींस अगर हमें पैसे बाहर से आने हैं तो जिस डेट में पैसे रिसीव होते हैं। सेटलमेंट डेट किस किस के लिए वर्ड है? देने हैं तो दे दिए हो, और अगर मिलने हैं तो रिसीव हो गए। ट्रांसलेशन डेट पढ़ा, इट इज पॉसिबल फॉर अ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन टू spread over more than one financial year. In other words, where such a transaction is spread over more than one financial year, at least 1 year end occurs between the transaction date and the settlement date. समझ आता है? इस केस में द ईयर एंड, अब ईयर एंड से भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपने 2019 में चीजें खरीदी हैं और पेमेंट आपने 2022 में करनी है, 2019 में खरीदी है 22 में करनी है, अब बीच में 19 एंड फॉर एग्जांपल 20 एंड आएगा 21, तो क्या हर डेट पे ट्रांसलेशन होगी? हर डेट पे एज ऑन ट्रांसलेशन करते रहेंगे। तो जितना अरसा लगा, सॉरी, जितनी दफा बैलेंस शीट डेट्स आएंगी बिटवीन द ट्रांजैक्शन एंड सेटलमेंट डेट, आप उन बैलेंस शीट डेट्स को क्या बोलते जाएंगे? ट्रांसलेशन डेट, और उस डेट पे फिर पेबल्स और रिसीवेबल्स प्लीज रीट्रांसलेट होते रहेंगे, एंड इफ एनी गेन और लॉस इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द रिस्पेक्टिव पीरियड। ओके, हाँ एक एग्जांपल देख लो, लंबी से एक एग्जांपल लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट एक नजर नीचे, स्टेट द ट्रांजैक्शन, translation and settlement dates assuming bicycles are shipped FOB, and the same question by assuming shipped on CIF। तो 3 डेट्स आपने बतानी है, प्लीज मिस्टेक नहीं करनी कीजिएगा, सिंपल सी बहस है, नहीं क्वेश्चन इसी पेज पे है, क्वेश्चन खत्म हो गया, ऊपर आ जाए डाटा पढ़ा। 13 January 14 Home Limited fixed an order of 1000 yellow bicycles to Faraway Limited, by bicycle manufacturer in Iceland, to be paid on 30th April 14। डेट्स पढ़ते जाओ, क्या हुआ जी 13 जनवरी को? नहीं सर जाना है, फैक्स डन ऑर्डर सर, मेन वर्ड्स अंडरलाइन करें, अब तो शायद फैक्स के जमाने खत्म हो गए, ईमेल डन ऑर्डर चलेगा। पेड ऑन, पैसे कब देने? 16 को क्या हुआ ढूंढे, 16 जनवरी, कंफर्मेशन हो गई,
नहीं सर, रिसीव्ड अ फिक्स्ड कंफर्मेशन फ्रॉम फार अवे, ऑर्डर हुआ, कंफर्मेशन हो गई। 25 को क्या हुआ? फार अवे लिमिटेड कौन है? होम लिमिटेड ने चीजें मंगवानी है या खरीदनी है? खरीदनी है, बेचनी है? होम लिमिटेड फिक्स एन ऑर्डर टू फार अवे लिमिटेड। देख लें किसने खरीदनी, परचेजर कौन लग रहा? होम लिमिटेड परचेजर लग रहा है और फार अवे लिमिटेड ने सप्लायर। जी, तो 25 को क्या हुआ? फार अवे लिमिटेड ने क्या किया? फिनिश प्रोडक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड बाइसिकल, उसने शायद बनाई है, 25 को उसने बना ली। फर्स्ट को क्या हुआ? द bicycles were delivered to the one of the Iceland's main harbors and loaded onto the ship. ये एक मिनट शिप सेट सेल का मतलब क्या है? नहीं यार, शिप सेट सेल का मतलब चलने शुरू हो गई है, चल पड़ी है। कब? Due to stormy weather, it only arrived at the port in the Home Limited's country on 31 March. The bicycles were offloaded and released from the customs on the same date, means 31 March. 5 अप्रैल को the bicycles finally arrived in Home Limited's warehouse. Far Away Limited was paid on 30 अप्रैल। होम लिमिटेड के एंगल से आपने डिसीजंस लेने हैं। 28 फरवरी उसका फाइनेंशियल ईयर एंड है। जी सर जी, सिंपल सी गेम। FOB बेसिस यहीं में रखें, FOB बेसिस। जी डियर, ट्रांजैक्शन डेट बताएं। लगा लें, एक मिनट लगा लें, गलत ना बताइए, एक आध मिनट लगा लें लेकिन गलत नहीं बताइए। ट्रांजैक्शन डेट ऑन द बेसिस ऑफ FOB। FOB क्या होता है? टी ऑन बोर्ड, तो उसकी एब्रिविएशन का मीनिंग है। इससे क्या मीनिंग लेंगे आप? जिस दिन गुड्स लोड हो जाए डेस्टिनेशन पोर्ट पे या अराइवल पोर्ट पे, इसको रहने दें, वैसे ही बता दें, डेस्टिनेशन अराइवल ही फंस गए। जी सर जी, डेट बताएं ट्रांजैक्शन। 1 फरवरी डन है। क्या हुआ उस दिन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया करें ना इस बैच में। ट्रांसलेशन डेट सोच के देखिए, पैसे कब जाने हैं? फर्स्ट पैराग्राफ 30th को, और 30th को ही पे किए। अब ट्रांजैक्शन डेट पे कोई डबल एंट्री करेंगे आप? होम लिमिटेड है आप, सोच के बताएं। डबल एंट्री ट्रांजैक्शन डेट पे फिर कोई परचेज रिकॉर्ड होती है सर जी? होता है सर कुछ? तो क्या लायबिलिटी फिर उस दिन बन जाएगी? किस दिन? ट्रांसलेशन डेट आ रही है बिटवीन सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट बताएं चलें पहले। 30th अप्रैल, लास्ट लाइन पढ़े। बैलेंस शीट डेट क्या है? तो क्या 1 फरवरी और 30th अप्रैल के दरमियान में कहीं 28 फरवरी डेट आती है सर? तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन डेट? 1 फरवरी। व्हाट इज ट्रांसलेशन डेट एंड व्हाट इज सेटलमेंट डेट? सही हिम्मत कीजिएगा। ओके, बी करें, FCIF बेसिस। ट्रांजैक्शन डेट 31 मार्च। ट्रांसलेशन डेट, हिम्मत कीजिएगा सही। ट्रांजैक्शन डेट क्या है? 31 मार्च। ओके, ट्रांजैक्शन नहीं क्लियर? नहीं, 31 मार्च ट्रांजैक्शन डेट नहीं, ट्रांजैक्शन डेट क्लियर। क्यों ट्रांजैक्शन डेट 31 मार्च को क्या हुआ? अब CA बेसिस में जब गुड्स पहुंच गए, ये तो बड़ा होगी ट्रांजैक्शन डेट। तो ट्रांजैक्शन डेट आ ही बैलेंस शीट डेट के बाद रही है। देखें जरा इस एंगल से, व्हाट इज द बैलेंस शीट डेट? तो ट्रांजैक्शन डेट है 31, सेटलमेंट डेट चले पहले बताएं। 30th अप्रैल। तो क्या ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट डेट के दरमियान में ईयर एंड आता? आपका पेबल बनेगा किस दिन? ट्रांजैक्शन डेट 31 मार्च। और देयरफॉर 28 फरवरी वाले दिन अगर आप बैलेंस शीट में लाएंगे तो इस डेट पे हमारी अभी लायबिलिटी कोई नहीं है, क्योंकि शायद अभी रिस्क एंड अवार्ड्स हमारे हुए ही नहीं है। तो हमारे रिस्क एंड अवार्ड्स होंगे तो हम परचेज रिकॉर्ड करेंगे,
हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होंगे तो हम सेल रिकॉर्ड करें। तो सीआईए बेसिस पे हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स होने ही 31 मार्च को है, तो देयर इज नो ट्रांसलेशन डेट इन दिस केस। नेक्स्ट ईयर में ही ट्रांजैक्शन डेट है और नेक्स्ट ईयर में इसमें सेटल होता है। ठीक है, आपके पास वैसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, लेकिन मैं नीचे डेट्स खुद लिखे हैं, वो बाद में पढ़ लीजिएगा। मेरे नीचे डेट्स लिखे हैं, उससे शायद बात फाइनल हो जाए। हमारे एक नजर देखें, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। आज क्लास के स्टार्ट में जो सेट मिला है बच्चों को, जिनके पास नहीं आया, जो यहाँ बैठे हुए थे, जरा आप देखें तो सबका मिल गया ना? ये एक साथ रह गए बस, 3 4 रह गए, 5 6 नहीं रह। एक दफा कैंडी बता दें, मतलब ताकि आइडिया हो जाए। नहीं मरहल नहीं मिल गया था कुछ लोग। तो स्टेपल प्लीज लगा दीजिएगा। पेज नंबर 26 ढूंढे जरा दूसरे सेट में, जिनके पास नहीं है सेट कैंडी जरा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तो सारा इकट्ठा हो गया था ना, इनको तो पूरा सेट हो गया। अगर कोई रहेगा तो कैंडी शेयर करना, मिल जाएगा। अब है या खत्म हो गया? उस सब देते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा है, दूसरा है, कैंडी बाद में दे दीजिएगा। आप बेटा कैंडी शेयर कर लें। कितने साल लोग रह गए, कैंडी बता दें। ये जरा कॉपी करवा लो। ये 5 6 लोग हैं। वक्ती तौर पर अगर किसके साथ शेयर कर रहे हैं, आप किसके साथ बैठ रहे हैं। ये पेज नंबर में क्या हूँ, 26, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू कर सकते। और ये सिस्टम bought 16 cart wheels पढ़ना शुरू करें। bought 16 cart wheels to use in the construction of 17th century ox wagon। टूरिस्ट कंपनी, टूरिस्ट डीवीडी वगैरह करते हैं क्या, कहाँ पर किस चीज की कंस्ट्रक्शन हो रही ना सर, इंग्लिश में बताएं। 17th century ox wagon। ऑक्स वैसे टांगा नहीं होगा, ऑक्स तो दूसरा होगा, बैलगाड़ी होगी। बारह इंग्लिश में सर, ऑक्स वैगन, बात बन नहीं रही। बैलेंस शीट डेट्स बेटा जितनी आएंगी ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट के डेट के दरमियान, वो सारी की सारी ट्रांसलेशन डेट्स होंगी। वन और मोर बैलेंस शीट डेट्स बिटवीन द ट्रांजैक्शन एंड सेटलमेंट डेट इफ एनी विल बी ट्रांसलेशन डेट। चलो क्वेश्चन करें। The cart wheels were imported from a specialist in Great Britain for a total of Great Britain pound 20,000। मैं कुछ एप्लीकेशंस बोल रहा हूँ पाउंड्स के लिए। ग्रेट ब्रिटेन वैसे किसका नाम था, इंग्लैंड यूके, हाँ ठीक है वही है, मैं नंबर नहीं। The cart wheels were ordered to the British specialist on 25th March, were shipped on 15 July and arrived in Pakistan on 25th July। The cart wheels were shipped free on board। जी सर, बताएं कार्ट व्हील्स किस दिन हमारी हो जाएंगी। एफओबी है, एफओबी है, एफओबी है। 25 मार्च, 25 जुलाई, एफओबी है, एफओबी है। फाइनल करें कौन सी डेट देखना है तो देख ले, तो 12 क्या पड़ा। एफओबी बेसिस में रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर हो जाते हैं, इस दिन जब उसने शिप कर दी होगी, 15 जुलाई, उस दिन हमारी हो गई है, लेकिन हमारी फिर रास्ते में शायद नहीं है 10 दिन। देखो क्या होना वो भी करता है, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किस दिन ट्रांसफर हो जाएंगे। ये ओके बेटा, 15 जुलाई कंसंट्रेट करेंगे, 15 जुलाई। और क्लियर है।
The Volkswagens are to be used to transport tourists. The Volkswagens were completed on 31st July at a further cost of 55,000. Were available for use on 1st September 15 and were first brought into use on 1st October 15. डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होती है? क्या ये कार्ट व्हील्स बेचने के लिए खरीदी है? क्या ये कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टाइप चीज महसूस हो रही है? The Volkswagen has a residual value of 30,000 and a useful life of 10 years. Mustaqil Limited paid the British specialist on 31st August 15 and the relevant exchange rates are given. पाक रुपीस, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, एक्सचेंज रेट्स आपको गिवन होंगे, आपने इसे यूज करना सीखना। करना हमने क्या है? शो ऑल द रिलेटेड जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुस्तकील लिमिटेड रजिस्टर्ड वन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डेफिनेटली भी इन दिनों में कोई खास होमवर्क्स इसलिए नहीं क्योंकि अभी हम कुछ पढ़ेंगे तो होमवर्क्स होंगे। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है, साथ साथ जो हो रहा है इसको सीरियस लीजिए। इन तरह की चीजों से हमारे एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने हैं फ्यूचर के लिए, और नंबर 2 इस तरह की छोटी छोटी चीजों के बाद में फिर हम टाइम भी नहीं दे सकेंगे। इसलिए इन चीजों को यहीं सीख के खत्म करना, जब ये आगे रिपीट हो तो फिर सही तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होने चाहिए। डन सर? जी माय डियर, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस। हमने 31 दिसंबर के एंगल से एंट्रीज करनी है। मुस्तकील लिमिटेड कंपनी नेम लिखना, बल्कि मुस्तकील बोल रहा हूँ, कुछ और ही शायद। ठीक है, जो है वो आपका ही, आपकी कंपनी। स्पेलिंग देख ली। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। रेडी? फर्स्ट डेट से फुल कंसंट्रेट करें, पहले पार्टिसिपेट करें, बात खत्म हो चुकी है। 25 मार्च, 25 जुलाई, 15 जुलाई। 15 जुलाई फाइनल है सर। 15 जुलाई 15 ना स्टोरी बना, हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। लेकिन सर ये परचेजेस डेबिट क्यों नहीं? इसमें परचेजेस नहीं, गुड, अच्छा चलो गुड, ठीक है। परचेजेस तो बिल्कुल नहीं, परचेजेस तो हरगिज नहीं। लेकिन परचेजेस तो नहीं सर, परचेजेस क्यों नहीं? ये गुड्स नहीं, हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, तो परचेजेस तो प्रकार सब नहीं। लेकिन दूसरे वर्ड सुने, क्या खरीदा क्या है? नहीं सर, ये ऑक्सवैगन नहीं खरीदी, क्वेश्चन पर सही तरह ऑक्सवैगन नहीं खरीदी सर, उसके व्हील खरीदे हैं, बनाई खुद है, सही तरह क्वेश्चन पढ़ा, उसकी फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। तो पहिए शायद खरीदे 17th सेंचुरी ऑक्सवैगन के कार्ट व्हील्स के पहिए खरीदे, उनको लगाया खुद है हमने, कार्ट व्हील्स पेटा परचेज में। लेकिन ये कार्ट व्हील्स भी अभी एज इट इज डेबिट क्यों नहीं? नहीं बेटा, ये भी नहीं। अभी 15 जुलाई की डेट्स ध्यान में रखें और बाकी पढ़ें। ये तो अभी इंग्लैंड से नहीं चल रहा है, ये 15 जुलाई वाले दिन कहाँ है इस वक्त? शिप में है। तो अभी कार्ट व्हील्स भी इन ट्रांजिट है, शायद हो हमारी गई है, एफओबी बेसिस पे हमारी हो गई है, लेकिन किस नाम से ये एसेट हमारा हुआ? तब ये इन ट्रांजिट है, फिर इसमें पाकिस्तान पहुंच गए, कार्ट व्हील्स बनना है, फिर कार्ट व्हील्स में फर्दर खर्चा हो के ऑक्सवैगन में कन्वर्ट हो। तो सही हेड क्या होना चाहिए इस वक्त? कार्ट व्हील्स इन ट्रांजिट डेबिट एंड पेबल। पेबल क्यों? पैसे कब देने, डेट होना। तो हम इतनी जल्दी क्या, अभी तो ये इन ट्रांजिट है, इतनी जल्दी क्या, ये पहुंचेगी तो डेबिट करेंगे ना यार। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अब ट्रांसफर हो चुके हैं, ये हमारी हो चुकी हैं, लेकिन अभी है रास्ते में। व्हाट इज दैट प्लीज? कार्ट व्हील्स
इन ट्रांजिट। अच्छा फर्ज करें ये कार्ट व्हील्स को बेचने के लिए खरीदी होती है हमने, तब भी गुड्स इन ट्रांजिट, तब भी परचेजेस अभी शायद नहीं, तब भी फिर ये गुड्स इन ट्रांजिट होती है। लेकिन अब गुड्स भी नहीं कहना चाह रहा, परचेजेस भी नहीं कहना चाह रहा, इसको बाई नेम क्यों लिखना चाह रहा हूँ? क्योंकि ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टाइप चीज है जो रास्ते में। फॉर एग्जाम्पल एक मशीनरी टाइप जेन में लगा लें वर्ड, अगर तभी हम मशीनरी डेबिट ना करते, मशीनरी ट्रांजिट के नाम से शब्द बनाते। फाइनल है प्लीज अब आप तो फाइनली क्या वर्ड बना? कार्ट व्हील्स इन ट्रांजिट, डेबिट बाय, चलो वो अमाउंट देखते हैं, एक मिनट जस्ट अ मिनट, पेएबल क्रेडिट, जी अमाउंट, अब पाकिस्तान में ऊपर रुपीज लिखा कर, कैसे करो वर्किंग? 20,000 क्या है? पाउंड्स। एक्सचेंज रेट क्या है इसमें? क्या करूं? मल्टीप्लाई क्यों यार, डिवाइड बाय करना था, कल तो डिवाइड बाय हो रहा था, इसको कोई साइंस नहीं लगाए, वही रूल अप्लाई करें। नीचे जो एक्सचेंज रेट दिया हुआ क्या ये 1 है? पाउंड 1 है, डिवाइड बाय 1 इंटू 9.25 डन इज इक्वल टू 1,85,000। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? इट इज अज्यूम कि आप तो क्लियर ही होते हैं, मतलब आप क्योंकि मेरे सामने बैठे तो नहीं पूछ रहे थे। नेक्स्ट डेट बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यकीन नहीं आ रहा बेटा, कोई एक दो तो रिस्पॉन्स दे दिया, सबने अज्यूम कर लिया किसी ने दे दिया हो, तेरा हो गया नाश्ता नहीं हो रहा? तो आप हुक्म करें ना, जो सवाल आपका वही है, ये सवाल जो आएगी 25 मार्च से में 25 मार्च पे जब ये ऑर्डर हमारा पहुंच गया तो एंट्री बताएं। तो अब उससे फिर फर्क क्या पड़ता है? अब उस दिन हम नहीं खरीद सके, रेट जो भी था हम उस रेट को इस्तेमाल नहीं कर सके। 10-15 दिन क्यों, अगर फॉर एग्जाम्पल ये महीना लग गया तो महीने तक अनसर्टन रहेगा। तो अब इस अनसर्टेनिटी के लिए आपको पहुंचना है जल्दी से फाइनल में। फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी स्वैप्स के अलावा एक और चीज से निकली है, फॉरेन करेंसी का फैक्टर को कवर करने के लिए हेजिंग, एक हेजिंग कॉन्सेप्ट हो, लेकिन पहले ट्रांजिट बड़ी मुश्किल हो। हेजिंग के कॉन्सेप्ट हो, आपका जो फॉरेन करेंसी मूवमेंट की वजह से नुकसान हो सकता है, इसको कवर करने की हेजिंग करवाई जाती है। टैक्स में है, लेकिन टैक्स अभी पढ़ रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट डेट, अगर मैं वापस जी सर 15 के बाद सर, क्या ये सवाल आपके सामने भी है और मेरे सामने भी है? तो क्या डेट्स सिर्फ मुझे ही नजर आएंगी अगर मैं देखूंगा तो? चेक करके देखें आपको नजर आती। नेक्स्ट रेलिवेंट डेट्स है, बिल्कुल ठीक है, 25 जुलाई पे रोकने की वजह मुझे क्या है? अभी गुड्स इन ट्रांजिट का हेड खत्म हो गया, देख लेना। कार्ट मीन्स डेबिट, कार्ट व्हील्स डेबिट एंड कार्ट व्हील्स इन ट्रांसलेट क्रेडिट। रेट होने कंसंट्रेट करें, रेट ढूंढे, कोई रेट नहीं ढूंढे, हमें कार्ट व्हील्स कितने की पड़ी हैं। अच्छा फर्स्ट करें यहाँ पे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं, तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस उसने फॉर एग्जांपल बताया था, कस्टम ड्यूटी,
कोई कैरी इनवर्ड्स, वो सब कुछ इस कॉस्ट में ऐड होते हैं, लेकिन किस कॉस्ट में? 185,000 में दोबारा रेट क्यों नहीं यूज कर रहे? अब जो भी फ्लक्चुएशन हो रही है उसका इम्पैक्ट हमारी पेमेंट पे होगा। एसेट हमें इतने का ही पड़ा है ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। रुक के सोच लें, कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहनी चाहिए। कार्टवील्स हमें इतने की ही फिलहाल पड़ी है, तो सभी को यस नो जवाब दिया जा सकता है, या नहीं पड़ी या पड़ी होंगी, इतने ही की महसूस हो। एनी कंफ्यूजन? अगली डेट सोच के ना, बहुत दूर नहीं गए। मेरा ख्याल है बीच में एक कहीं और रुकना चाहिए, कंसंट्रेट करें, बल्कि 2 दफा रुकना चाहिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फुरकान साहब क्या सोच रहे थे? नेक्स्ट डेट सर, जुबानी सोच के बताना। मैंने कहा डेट बता दें, बच्चा सोच रहा है, अब क्या बताऊं? क्वेश्चन सामने रखे जी सर। जी सर। बेटा हो गई हुई है, पेपर तो हमारा 15 हो गया हुआ। नहीं सर, ये पेबल बेटा कंसिडरेशन है सर। हमने 15 जुलाई पे एक पेबल बना लिया। अब ये आइडियली तो हर दिन शायद रेट बदल रहा होगा, लेकिन उसकी इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी या तो कोई पेमेंट डेट आएगी तो उस टाइम पीरियड से उस टाइम पीरियड तक जितनी मूवमेंट हुई होगी वो एक ही दफा कंसिडर हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल अगर वो मूवमेंट अगर सपोज बैलेंस शीट डेट आ गई, तो फिर वो परचेज डेट से लेकर बैलेंस शीट डेट तक जो मूवमेंट हुई होगी वो सारी कंसिडर हो जाएगी। वो तो फिर डेली बेसिस पे बल्कि कई दफा रेट बदल जाते हैं। अगर आप स्टॉक ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देखें तो इसमें डेली बेसिस पे भी सारा दिन 170 आप सुनते हैं, ये 170 तो सारा दिन भी थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ होता है। तो एक ही दफा ट्रांजैक्शन डेट पे आप लाइबिलिटी बना लें, उसके बाद फिर सेटलमेंट डेट अगर ड्यूरिंग द ईयर आ गई है तो ट्रांजैक्शन डेट से सेटलमेंट डेट के दरमियान दरमियान जितनी मूवमेंट हुई होगी वो एक ही दफा कंसिडर हो जाएगी। और अब अगर ट्रांसलेशन डेट आ जाए तो फिर ट्रांजैक्शन डेट से ट्रांसलेशन डेट के दरमियान जो मूवमेंट हुई होगी वो एक दफा कंसिडर हो जाएगी। तो आइडियली तो ये शायद डेली बेसिस पे चेक होना चाहिए, लेकिन वो अगर हम डेली बेसिस पे, ये बात समझ आती है कि डेली बेसिस पे अगर चेक कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली महीना 6 महीने जितना भी गैप बनता होगा उसका नेट इफेक्ट एक दफा कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, जो बैलेंस शीट डेट अगर बीच में आ गई तो देन क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीरियड वाइज होती हैं, तो उस पीरियड के अंदर अंदर जो मूवमेंट हो चुकी है वो हमें कंसिडर कर लेनी चाहिए, इसलिए हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और फिर ट्रांसलेशन के बाद नेक्स्ट ईयर में जब भी कभी पेमेंट डेट आएगी तो वहां से वहां तक जो मूवमेंट होगी और उससे कोई गेन लॉस बनता होगा वहां कंसिडर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात आपकी ठीक है, ये 10 दिन ये भी, और अभी जब तक पेमेंट नहीं करें फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन ये सारी मूवमेंट एक ही दफा अगर पेमेंट डेट आ गई तो वहां कंसिडर हो जाएगी, और अगर ट्रांसलेशन डेट आ गई तो उस वक्त कंसिडर हो जाएगी। ओके जी सर। जी जी जी, रेट तो उसने सारे दिए हैं सर जी। रेट्स तो बेटा उसने देने ही देने हैं ताकि वो हमें चेक कर सके कि हम कौन सा रेट उठाते हैं। उसने रेट तो हमें 25 मार्च कर दिया हुआ, लेकिन ये हमसे रेलिवेंट नहीं है। हमारा इस केस में एग्रीमेंट एफओबी बेसिस पे है, देयरफॉर 25 जुलाई वाला रेट भी हमसे अब रेलिवेंट नहीं है। अगर हमारा एग्रीमेंट सीए बेसिस पे होता है इस केस में, तो ना 25 वाला ना 15 जुलाई वाला रेट हमसे रिलेटेड होता। हम पहली दफा एंट्री ही कब करते? जब रिस्क एंड अवार्ड्स हमारे होंगे। तो हमारे रिस्क एंड अवार्ड्स किस दिन हो गए? बट दैट 15 जुलाई इन दैट केस, तो दैट इज अ ट्रांजेक्शन डेट। ठीक है, तो डेट्स उससे इसलिए देना ताकि आपको चेक किया जा सके कि आप कौन सा रेट उठा रहे हैं। उठते उठते जरा बैठ रहिएगा, एक आखिरी डेट कम से कम बता दें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन किस डेट पर रिकॉर्ड है? 31 जुलाई को क्या हुआ? कार्ट व्हील्स पे फर्दर खर्चा होके अब शायद ऑक्स वैगन बन गई। क्या चीज? कितना और खर्चा होके ऑक्स वैगन बन गई है? कार्ट व्हील्स पे फर्दर 55,000 रुपया खर्चा होके अब हमारे एसेट का नाम फाइनली मेरा ख्याल है ऑक्स वैगन बन गया। ठीक है, तो कैलकुलेटर एक मिनट पकड़ो। 185,000 क्या था? कार्ट व्हील्स का खर्चा, फर्दर कितना और आना है? तो अब ये टोटल हो गया। इस अमाउंट से डेबिट अब होगी ऑक्स वैगन और कार्ट व्हील्स क्रेडिट हो जाएंगी, और फिर बीच में कोई शायद कैश या बैंक भी अब क्रेडिट हो। लेकिन क्या ये जो भी कुछ हो रहा है अब ये लोकल करेंसी ट्रांजेक्शन है? ठीक है सर, तो बाला ये बात अभी कंप्लीट नहीं हो सकी। इंशाल्लाह कल यहीं से डिस्कशन स्टार्ट दोबारा करेंगे।
ये क्वेश्चन नंबर 6 फाइनली जो हुआ है इसको कम से कम एक दफा रिवाइज कर लिया। अच्छा, दो उसमें सवाल रहते हैं, वो अभी ना कीजिएगा, उसमें एक दो चीजें और भी हैं, करते हुए काइंडली स्टेप पर लगा के जाइएगा, कल ना लगाइएगा, आज लगा के जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।